ट्वेल्थ क्लास के सभी बच्चों का आज के वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लेसन 4 का फर्स्ट पार्ट इस वीडियो में करेंगे। पार्ट का नाम है मांग का सिद्धांत। तो इसमें हम मांग के बारे में कि मांग का क्या अर्थ है और मांगी गई मात्रा का क्या अर्थ है, मांग तालिका, व्यक्तिगत मांग तालिका, बाजार मांग तालिका और मांग वक्र, इन चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, मांग फलन, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं मांग का क्या अर्थ है। तो मांग का अर्थ समझने के लिए हम समझते हैं कि हर व्यक्ति के मन में बहुत सारी अनगिनत इच्छाएं होती हैं। वो पता नहीं क्या क्या वस्तु सेवा लेना चाहता है। हर व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं तब तक इच्छा है जब तक वो व्यक्ति उन चीज़ों को देख तो लेता है, उनका मन तो करता है उनको लेने का, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। इच्छा है उसकी कि वो चीज़ ले, लेकिन उस इच्छा को पूरे करने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। तो किसी वस्तु या सेवा जो वो लेने की अभिलाषा रखता है, उसका मन करता है, उसका दिल चाहता है, तो उसकी इच्छा है। लेकिन अगर वो उस इच्छा को पूरा करने के लिए योग्य है, मतलब अपने पास पैसे भी हैं, उसके पास आय है, धन है, तो हम मानेंगे कि ये उसकी आवश्यकता है और उसको वो पूरा करना चाहता है। लेकिन मांग तभी कहलाएगी जब किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा भी है, उस इच्छा को पूरा करने के लिए धन भी है, लेकिन उस धन को खर्च करने के लिए भी वो तैयार है, तो मांग बनेगी। तो मांग में क्या क्या शामिल हो गया? खरीदने की इच्छा भी शामिल हो गई, और उसके पास धन है जो वो भी होना चाहिए, और उसके साथ साथ धन को खर्च करने के लिए भी तैयार होना चाहिए वो। तो आगे जानकारी और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ी सी आगे चलते हैं। किसी वस्तु की मांग तथा मांगी गई मात्रा क्या है? मांगी गई मात्रा के बारे में बात करते हैं। अगर अन्य बातें समान रहे, अन्य बातें मतलब कीमत के अलावा जो वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले और जो चीज़ें हैं, अगर उनमें कोई परिवर्तन ना हो, वो अगर समान रहें, तो किसी भी वस्तु की एक निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता उसकी जितनी मात्रा खरीदने के लिए इच्छुक है, योग्य है, उसे मांगी गई मात्रा कहा जाता है। तो किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा का मतलब यही है। जैसे इस उदाहरण में अगर हम देखें, जब आइसक्रीम की कीमत 20 रुपये है, तो कीमत एक निश्चित है आइसक्रीम की 20 रुपये। इस 20 रुपये पर एक आइसक्रीम खरीदने वाला उपभोक्ता एक आइसक्रीम खरीदने के लिए इच्छुक है, तैयार है और योग्य है, तो हम एक जो आइसक्रीम है उसको हम मांगी गई मात्रा कहेंगे। यहाँ सभी स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखेंगे, मांगी गई मात्रा या मांग से मतलब है कि ये उपभोक्ता की साइड से बात हो रही है कि वो एक निश्चित कीमत पर वस्तु की निश्चित मात्रा खरीदने के लिए तैयार है। इसे वास्तविक रूप से खरीद नहीं समझेंगे, मतलब ये नहीं समझेंगे कि उपभोक्ता ने वो चीज़ खरीद ही ली है, अभी वो तैयार है, क्योंकि पिक्चर आधी है। ये वो वास्तव में तब खरीद पाएगा जब बेचने वाला भी उस कीमत पर बेचने के लिए तैयार है। वास्तविक खरीद तब होगी। यहाँ सिर्फ आधी पिक्चर ऐसे दिखाई गई है कि खरीदने वाला तैयार है, अभी बेचने वाले का जिक्र नहीं है। तो यहाँ पर इस बात में अंतर समझा जाए कि वास्तव में खरीदना किसी चीज़ को और एक खरीदने के लिए तैयार होना, इस बात में फ़र्क है। तो वस्तु की मांगी गई मात्रा मतलब सिर्फ एक कीमत दे रखी है 20 रुपये और उस पर एक आइसक्रीम। अब हम बात करते हैं मांग की। तो जब हम वस्तु की मांग की बात करते हैं तो यह मांगी गई मात्राओं के विभिन्न संयोगों को दिखाता है, मतलब एक से ज़्यादा संयोग को दिखाता है, तो वो मांग बन जाता है। तो मांग से क्या अभिप्राय है? मांग से अभिप्राय है विभिन्न विभिन्न कीमतों पर जो भोक्ता वस्तु की विभिन्न मात्राएं खरीदने के लिए तैयार भी है, योग्य भी है, इच्छुक भी है, और अन्य बातें जब समान रहती हैं, मतलब ये मान्यताएं हैं हमारी, मान के चलते हैं कि अन्य जो मांग को कीमत के अलावा जो प्रभावित करते हैं तत्व, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पर हमने मांग और मांगी गई मात्रा में अंतर समझा। मांगी गई मात्रा सिर्फ एक कीमत पर, जैसे कीमत 20 रुपये है,
एक निश्चित कीमत पर आइसक्रीम कितनी मांगी गई है इसकी संख्या को दिखाती है, जबकि मांग विभिन्न विभिन्न कीमतों पर आइसक्रीम की विभिन्न विभिन्न जो मात्राएं मांगी गई हैं उनको दिखाती है। मतलब अगर हम क्या करें, विभिन्न मांगी गई मात्राएं इकट्ठी दिखा दें तो वो मांग बन जाती है। अगर सिर्फ एक मांगी गई मात्रा दिखाएं तो वो मांगी गई मात्रा रहती है। एक से ज़्यादा मांगी गई मात्राएं अगर हम दिखा दें तो वो मांग बन जाती है। जैसे इस उदाहरण में जब कीमत 20 रुपये है, आइसक्रीम की मांगी गई मात्रा 1 है, तो यह तो मांगी गई मात्रा कहलाएगी। लेकिन जब हमने दो कीमतें दिखाई हैं कि आइसक्रीम की कीमत 20 है, एक आइसक्रीम खरीदता है, और जब आइसक्रीम की कीमत 5 रुपये है तो 4 आइसक्रीम खरीदता है, तो इसमें हमने दो कीमतें दिखाई हैं और दो मांगी गई मात्राएं। तो एक से अधिक मांगी गई मात्रा जब भी दिखाई जाती है तो वो मांगी गई मात्रा न रहकर मांग कहलाती है। तो इस प्रकार हमने देखा मांग और मांगी गई मात्रा दोनों का संबंध कीमतों से है और उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाने वाली मात्राओं से है। आगे हम देखते हैं मांग अनुसूची। मांग अनुसूची या मांग तालिका मतलब एक तालिका के द्वारा, एक अनुसूची के द्वारा मांग में और कीमतों में संबंध को दर्शाना। तो मांग अनुसूची दो प्रकार की होती है, एक व्यक्तिगत मांग अनुसूची और एक पूरे बाज़ार की मांग अनुसूची। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक व्यक्ति की मांग अनुसूची। एक व्यक्ति की मांग अनुसूची का मतलब है कि अलग अलग कीमतों पर एक व्यक्ति वस्तु की जो विभिन्न विभिन्न मात्राएं खरीदता है उनका आपस में क्या संबंध है। ये तालिका, ये टेबल, ये अनुसूची हमें दिखाती है कि जैसे जैसे आइसक्रीम की कीमत 1 से बढ़कर 2, 3, 4 हो रही है, वैसे वैसे आइसक्रीम की मात्रा भी घट रही है। 4 थी, फिर 3 हो गई, फिर 2, फिर 1। तो अर्थात एक व्यक्ति जो है जब 1 रुपये कीमत है तो 4 आइसक्रीम खरीद रहा है, 2 है तो 3 खरीद रहा है, 3 कीमत है तो 2 खरीद रहा है, और जब कीमत 4 है तो 1 खरीद रहा है। तो ऐसी तालिका, ऐसी अनुसूची, ऐसी टेबल जो किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्राओं में संबंध दिखाती है उसे हम व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहते हैं। एक व्यक्ति की एक किसी वस्तु के लिए विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्राएं दिखाई जा रही है। तो ये तालिका व्यक्तिगत मांग अनुसूची को दर्शा रही है कि कैसे यह व्यक्ति विभिन्न विभिन्न कीमतों पर विभिन्न आइसक्रीम या किसी भी वस्तु की मांग खरीदता है। एक आइसक्रीम वस्तु का उदाहरण लेके उसके व्यवहार को समझाया गया है कि वो कैसे व्यवहार करेगा, जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी वो कैसे वस्तु की मांग या मात्रा खरीदेगा। उसके बाद हम बात करते हैं बाज़ार मांग अनुसूची की। बाज़ार मांग अनुसूची का मतलब है कि वही वस्तु, जैसे हमने इसमें आइसक्रीम का उदाहरण लिया था, तो उसी वस्तु के उस बाज़ार में जितने भी खरीदार हैं, तो आइसक्रीम के मान लीजिए बाज़ार में हज़ारों ख़रीदार हैं, लेकिन हम इस बात को समझने के लिए सिर्फ ये मान के चलेंगे कि एक वस्तु के 2 या 3 खरीदारों की अगर हम मांग को जोड़ेंगे तो पूरी बाज़ार की मांग उसी तरह से निकाल सकते हैं। तो जैसे हम क्या करें, एक व्यक्ति जो विभिन्न कीमतों पर आइसक्रीम की जो मांगी गई मात्राएं हैं और दूसरे व्यक्ति की अगर हम जोड़ दें और इसी तरह हम मान के चलें कि बाज़ार में जितने भी व्यक्ति हैं सभी की जोड़ देंगे तो बाज़ार मांग अनुसूची बन जाएगी। संबंध वही रहेगा जो एक व्यक्ति की मांग और कीमत में है, बाज़ार में भी वही संबंध रहेगा। जो हमने एक व्यक्ति की मांग अनुसूची ली थी, अगर हम चाहें तो मार्केट में जितने भी व्यक्ति माने हम कि 10 व्यक्ति हैं, तो हम उन 10 की मांग को ऐसे ही जोड़ सकते हैं। बात को आसानी से समझने के लिए मान लेते हैं कि आइसक्रीम के बाज़ार में 2 ही व्यक्ति डिमांड करते हैं, ए व्यक्ति और बी व्यक्ति। और अगर हमें बाज़ार मांग निकालनी है तो ए की मांग और बी की मांग को जोड़ देंगे। जैसे 1 रुपये जब कीमत है, ए व्यक्ति 4 आइसक्रीम खरीदता है और बी 5, इसका मतलब 1 रुपये कीमत पर 9 आइसक्रीम खरीदी जाएंगी, दोनों की हमने जोड़ दिया। उसी तरह जब 2 रुपये कीमत है, कीमत थोड़ी बढ़ गई, तो ए व्यक्ति 3 खरीद रहा है और बी 4, तो हमने उन दोनों को जोड़ दिया, बाज़ार की मांग हो गई 7। इसी तरह जब आइसक्रीम की कीमत 3 रुपये है, ए की मांग 2 है, 2 आइसक्रीम खरीदता है और बी खरीदता है 3 आइसक्रीम, तो पूरे बाज़ार की आइसक्रीम की मांग हो गई 3 + 2 5।
इसी तरह अगर कीमत 4 रुपये है, ए खरीदता है 1 आइसक्रीम और बी खरीदता है 2 आइसक्रीम, तो 2 और 1 जोड़ दिया हमने 3। तो बाज़ार मांग जब भी हमने निकाली है, हमने कैसे निकाली है, हमने ये मान लिया कि उस वस्तु के, जिस वस्तु का हम जिक्र कर रहे हैं, उस बाज़ार में जितने भी खरीदार हैं, हम सभी की मांग हम जोड़ देंगे। और हमने इसे आसानी से समझने के लिए ये माना है कि एक बाज़ार में वस्तु के 2 ही मांग करने वाले हैं, 2 ही उपभोक्ता हैं, ए और बी। इसी तरह से जितने भी उपभोक्ता होंगे सभी की मांग जोड़कर हम बाज़ार मांग निकाल सकते हैं। तो फ़र्क क्या रहेगा बाज़ार मांग में और एक व्यक्ति की मांग में? अगर एक व्यक्ति डिमांड जो कर रहा है उसमें दूसरे व्यक्ति की डिमांड मांग भी जोड़ दें, तीसरे की भी, चौथे की भी, तो सभी की मांगी गई मात्राएं जोड़कर हम पूरे बाज़ार की मांग निकाल सकते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे कि कोई हमें वैल्यूज़ को रटने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक बात ध्यान रखना, आप अगर कीमत बढ़ते क्रम में ले रहे हो, आरोही क्रम में, तो आपने जो मांग है, चाहे ए की है चाहे बी की, दोनों की अवरोही क्रम में, मतलब घटते क्रम में लेनी है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि कीमत भी बढ़ रही है और मांग भी बढ़ रही है, नहीं। कीमत हमें जब बढ़ती हुई दिखानी है तो मांग हमारी घटनी चाहिए दोनों की, चाहे उसकी हम वैल्यू कोई भी लें। जैसे हमने कीमत को 1 2 3 4 गिनती के रूप में लिया ना, तो मांग जो हम ले रहे हैं वो हम चाहे कितनी भी ले लें, 10 9 8 7, मतलब घटते क्रम पे लेनी है। चाहे ए की और बी की समान भी ले लें मांग, लेकिन होनी चाहिए दोनों की घटते क्रम में, और दोनों को जोड़ के बाज़ार मांग हम निकाल सकते हैं। तो तालिका या अनुसूची या टेबल को समझने के बाद हम आगे चलते हैं वक्र की तरफ। तो पिछले वीडियोस में भी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी हम किसी वक्र को बनाते हैं उसके पीछे एक तालिका ही काम करती है, और तालिका को ही रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुत करना वक्र कहलाता है। जितने भी हमने तालिका में जो हमने संबंध दिखाया था कीमत और मांग में, उसी को एक चित्र के रूप में, एक रेखा चित्र के रूप में, एक डायग्राम के रूप में दिखाना हमारा मांग वक्र कहलाता है। मांग वक्र भी 2 प्रकार का बनेगा, एक व्यक्तिगत मांग वक्र और एक बाजार मांग वक्र। तो सबसे पहले हमें कोई ये पूछे मांग वक्र क्या है, तो हम बोलेंगे कि किसी भी व्यक्ति की कीमत, विभिन्न कीमतों पर जो वो विभिन्न वस्तु की मात्राएं खरीदता है, उस संबंध को एक रेखा चित्र के रूप में दिखाना मांग वक्र कहलाता है। अर्थात मांग वक्र का मतलब है वस्तु की विभिन्न मात्राओं में और वस्तु की कीमतों में जो संबंध है उसको एक रेखा चित्र के रूप में दिखाना। अर्थात हम कह सकते हैं कि मांग वक्र वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं को दिखाता है जिन्हें एक उपभोक्ता समय की एक निश्चित अवधि में विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए इच्छुक है, योग्य है, तैयार है। और व्यक्तिगत मांग वक्र एक व्यक्ति का उन वस्तुओं की विभिन्न मात्राओं को दिखाता है जिन्हें वो व्यक्ति एक निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार है, योग्य है। और बाजार मांग वक्र उस बाजार में जितने भी उस वस्तु के उपभोक्ता हैं उनके द्वारा वस्तुओं की खरीदी जाने वाली विभिन्न मात्राओं को दिखाता है जिन्हें वो एक निश्चित समय अवधि में विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार हैं, योग्य हैं, इच्छुक हैं। व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र में एक ये भी फर्क होता है, जो व्यक्तिगत मांग वक्र है उसका ढलान ज़्यादा होता है, स्टीपर होता है, और जो बाजार मांग वक्र है क्योंकि वो विभिन्न व्यक्तियों की जो मांग है उसका जोड़ है, इसलिए उसका ढलान थोड़ा सा धीरे होता है, मतलब थोड़ा सा फ्लैटर होता है, स्लो नीचे आती है कोई भी चीज़, जैसे ऐसा ढलान, और एक ऐसा ढलान जो एकदम कोई चीज़ नीचे आए। जैसे अगर एक सीधी रेखा है, जैसे कोई खंबा है, तो उसका ढलान एकदम नीचे आएगी चीज़ कोई, लेकिन अगर उसी को स्लाइड की तरह ऐसे लेटा दिया जाए और जितना ज़्यादा मतलब ज़मीन के समानांतर लेटा दिया जाए तो उसका ढलान बिल्कुल जीरो हो जाएगा। लेकिन जो मांग वक्र है हमारा, अगर एक व्यक्ति का है तो उसका ढलान थोड़ा सा तेज़ मिलेगा, मतलब वो कोई भी चीज़ अगर ऐसे ढलान पे से हम फेंकें तो वो जल्दी नीचे आएगी। लेकिन बाजार मांग वक्र का ढलान है वो थोड़ा स्लो धीरे धीरे आएगी कोई चीज़। तो ये हमें चित्र से दिख रहा है कि बाजार मांग वक्र का ढलान थोड़ा फ्लैटर होता है, और जो व्यक्तिगत मांग है उसका स्टीपर, मतलब व्यक्ति वाले का ज़्यादा ढलान
और बाज़ार वाले का कम ढलान, क्योंकि वो विभिन्न व्यक्तियों की मांग का जोड़ है। जो एक ही टॉपिक की एक्सप्लेनेशन चाहे हम घंटों करते रहें तब भी कम पड़ता है समय, लेकिन हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। यहीं पर इस एक्सप्लेनेशन को छोड़ के अगले हमें टॉपिक पे आना पड़ेगा। मांग फलन या मांग के निर्धारित तत्व, अर्थात ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वस्तु की मांग को प्रभावित करती हैं, किन बातों पर निर्भर है वस्तु की मांग का कम ज़्यादा होना। तो एक एक करके सभी तत्वों को हम लेते हैं। मांग फलन या मांग के निर्धारक तत्व या मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण तत्व अकेला, जिस पर किसी भी वस्तु की मांग निर्भर करती है। जब भी हम बाज़ार में कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं, उसके इच्छुक है, खरीदने के योग्य हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो हम देखते हैं वस्तु की कीमत। कोई भी वस्तु हम खरीदते समय सबसे पहले उसकी कीमत देखते हैं, जो सबसे पहला तत्व हमें प्रभावित करता है। हम पहले व्यक्तिगत मांग वक्र को प्रभावित करने वाले या व्यक्तिगत मांग फलन को प्रभावित करने वाले तत्व देखेंगे। तो पहले व्यक्तिगत मांग फलन और उसके बाद पूरे बाजार को। तो किसी भी वस्तु की कीमत और उसकी मात्रा में वैसा ही संबंध है जैसा आप घर पे देखते हैं अपने मम्मी और पापा में, कि दोनों के विचार उल्टा चलते हैं। मम्मी अगर पूर्व की तरफ जाती है तो पापा पश्चिम की तरफ, पापा अगर पूर्व की तरफ जाते हैं तो मम्मी पश्चिम की तरफ, तो दोनों में बनती नहीं। तो प्यारे बच्चों, वैसे तो मजाक की बात है, ये बहुत अच्छी बात है, बननी चाहिए। और जो आपसी नोक झोंक है वो तो एक उनके प्यार का प्रतीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि वस्तु की कीमत और उसकी मात्रा में विपरीत संबंध है, कि अगर कोई और वस्तु हम खरीद रहे हैं, अगर उसकी कीमत बढ़ेगी तो आम तौर पे उसकी डिमांड, उसकी मांग घटेगी, और अगर कीमत कम होगी तो उसकी मांग बढ़ेगी। तो ऋणात्मक संबंध पाया जाता है, नेगेटिव संबंध पाया जाता है किसी भी वस्तु की कीमत और उसकी मात्रा में। और ये भी कह सकते हैं हम, इसीलिए मांग वक्र है, उसका ढलान ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी घटती है, अर्थात कीमत बढ़ती है तो मात्रा घटेगी, और अगर कीमत घटेगी तो मात्रा बढ़ेगी। इस प्रकार हमने देखा कि वस्तु की खुद की कीमत और उसकी मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है। आगे हम देखते हैं अन्य वस्तु जो उससे संबंधित हैं, जिस वस्तु को हम खरीद रहे हैं उससे संबंधित होती हैं बहुत सारी वस्तु, और ये दो प्रकार की होती हैं। आगे उनका संबंध देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रतिस्थापन वस्तु या स्थानापन्न वस्तु या प्रतियोगी वस्तु। ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के स्थान पर हम प्रयोग कर सकते हैं, मतलब अगर वो वस्तु ना मिले तो उसकी जगह हम दूसरी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम अगर मौसमी का जूस ना मिले तो हम उसकी जगह बनाना शेक ले सकते हैं, मैंगो शेक ले सकते हैं, या अगर हम अनार का जूस महंगा है तो उसकी जगह मौसमी का जूस पी सकते हैं, गन्ने का रस पी सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जिनका हम एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं, उन्हें हम प्रतियोगी वस्तु या स्थानापन्न या प्रतिस्थापन कहते हैं। प्रतिस्थापन मतलब एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग कर सकते हैं, स्थानापन्न मतलब एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसी वस्तुओं में कीमत और मांग में प्रत्यक्ष संबंध मिलता है, अर्थात एक की कीमत बढ़ने पर दूसरी की मांग, दूसरी की क्वांटिटी, दूसरी की मात्रा बढ़ती है। जैसे अगर हम मान के चले पेट्रोल की गाड़ी है, अगर उनकी कीमत बढ़ जाए तो लोग डीजल की गाड़ी ले सकते हैं, सीएनजी वाली गाड़ी ले सकते हैं। तो जो उसकी स्थान पर हम प्रयोग कर सकते हैं उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि वो वस्तु तो महंगी हो गई, महंगी की जगह सस्ती को उसके स्थान पर प्रयोग करेंगे। जैसे अगर हम माने कि चाय और कॉफ़ी है, कि अगर चाय की जगह हम कॉफ़ी का प्रयोग कर सकते हैं, कोका कोला की जगह हम लिम्का का प्रयोग कर सकते हैं, तो हम हमेशा महंगी वस्तु की जगह सस्ती वस्तु का प्रयोग करेंगे। तो कोई भी वस्तु अगर उसकी कीमत बढ़ती है तो उसकी जो सस्ती प्रतिस्थापन है, स्थानापन्न है, उसकी मांग बढ़ जाएगी। जैसे अगर सेब महंगे हैं तो उसकी जगह हम किन्नू का प्रयोग कर सकते हैं, विटामिन का जो सस्ता स्रोत है उसका प्रयोग कर सकते हैं जब हमें विटामिन रिच डाइट चाहिए तो इनमें दोनों में बहुत अच्छी बनती है। मतलब एक की कीमत बढ़ने से दूसरे की जो मात्रा है वो बढ़ रही है, अर्थात जो दिशा है परिवर्तन की दोनों में समान है। जबकि हमने देखा था वस्तु की खुद की कीमत
और उसकी खुद की मात्रा में जो दिशा है विपरीत चलती है, जैसे पति पत्नी के उदाहरण से देखा था, तो वस्तु की खुद की कीमत और उसकी खुद की मात्रा में तो विपरीत संबंध मिलता है। मतलब एक दिशा में जाता है तो दूसरा दूसरी दिशा में, विपरीत दिशा में। जबकि जो स्थानापन्न या प्रतिस्थापन वस्तुओं के केस में एक दिशा में परिवर्तन होता है, दोनों या बढ़ते हैं, दोनों घटते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने परिवर्तन की दिशा देखनी है कि दोनों में समान दिशा में परिवर्तन होता है तो प्रत्यक्ष या पॉजिटिव संबंध है, और अगर दोनों में विपरीत दिशा में परिवर्तन होता है कि एक अगर बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, तो ऋणात्मक संबंध है, नेगेटिव संबंध है, नेगेटिव रिलेशन है। जैसे इसमें हम तस्वीर में जो हाथ में हाथ देख सकते हैं कि दो दोस्तों में खूब बनती है, समान दिशा में चलते हैं दोनों। जबकि हमने पिछले उदाहरण में देखा था वस्तु की खुद की कीमत और खुद की मात्रा में विपरीत दिशा में चलते हैं, पति पत्नी के उदाहरण से। आगे हम देखते हैं मांग फलन के जो निर्धारक तत्व है मांग के, उनमें अगला तत्व पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं मतलब जो मिलकर एक किसी मांग को पूरा करते हैं। जैसे अगर हमें दीवार घड़ी खरीदनी है तो हमें उसमें डालने के लिए सेल भी खरीदने ही पड़ेंगे। अगर हमने मोबाइल ले लिया तो हमने सिम भी लेना पड़ेगा। अगर हमने एक ट्रैक्टर ले लिया है तो ट्राली भी लेनी पड़ेगी। अकेली ट्राली की ट्रैक्टर के बिना कोई वैल्यू नहीं, अकेले सिम की मोबाइल के बिना कोई वैल्यू नहीं, अकेली दीवार घड़ी की सेल के बिना कोई वैल्यू नहीं। तो पूरक मतलब जो दोनों मिलकर वस्तु की डिमांड कंप्लीट होती है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। जैसे अगर हम जूते और जुराब की बात करें तो पूरक वस्तुओं के केस में एक की भी अगर कीमत बढ़ जाए, जैसे घड़ी की अगर कीमत बढ़ गई तो सेल की मांग भी कम हो जाएगी। जैसे कार पेट्रोल, अगर कार की कीमत बढ़ गई तो पेट्रोल की भी मांग कम हो जाएगी, या अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ गई तो कार की भी मांग कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों की हमें संयुक्त मांग, दोनों की मिलकर ही मांग पूरी होती है। तो जैसे अगर डीजल की कीमत बढ़ जाए तो ट्रैक्टर है जो, या जिसमें भी डीजल का यूज़ होता है ऐसे वाहन, उनकी मांग पे भी असर पड़ेगा। तो पूरक मतलब दोनों मिलकर ही हमारी मांग संतुष्ट हो रही है। स्टूडेंट्स, आप भी बहुत सारे ऐसे प्रतियोगी और पूरक वस्तुओं की लिस्ट बना सकते हैं, जहां पर आप देखेंगे कि पूरक वस्तुएं जो भी हैं, अगर हम उनमें से किसी भी एक वस्तु की अगर कीमत बढ़ेगी तो दूसरी जो उस पर निर्भर वस्तु है, जैसे अगर ट्रैक्टर की कीमत बढ़ेगी तो ट्राली की डिमांड भी अपने आप घट जाएगी। तो ये पूरक वस्तु है कि एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी की मांग, दूसरी की मात्रा अपने आप घट जाएगी, क्योंकि दूसरी का प्रयोग तो हम तभी कर पाएंगे ना जब दोनों सस्ती हों, तो दोनों की मांग बढ़ेगी। लेकिन एक अगर महंगी होगी तो दूसरी भी उसको खरीदनी महंगी पड़ेगी, तो इसलिए वो पहले ही नहीं खरीदेगा, और ट्रैक्टर ही नहीं खरीदेगा तो ट्राली का क्या करेगा वो, उसके बिना तो उसका प्रयोग ही नहीं है। अगला जो मांग का निर्धारक तत्व है वो है उपभोक्ता की आय। तो उपभोक्ता की आय और वस्तु की मांग में प्रत्यक्ष संबंध होता है। मतलब आय बढ़ने पर मांग बढ़ती है वस्तु की, आय के कम होने पर वस्तु की मांग कम हो जाती है। लेकिन कंडीशन ये है, शर्त यह है कि वस्तु सामान्य वस्तु होनी चाहिए। अगर निम्न कोटि की घटिया वस्तु है तो विपरीत संबंध होता है। फिर आय बढ़ने पर उस वस्तु की मांग कम हो जाएगी और आय कम होने पर उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी, अगर आय बढ़ती है उपभोक्ता की तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का वो प्रयोग करना छोड़ देगा, अब वो असली ज्वेलरी ले लेगा। उसी तरह अगर वो पहले घटिया घी का प्रयोग कर रहा था लेकिन आय बढ़ गई तो वो घटिया की बजाय बढ़िया देसी घी का प्रयोग करेगा। तो ऐसी वस्तुएं जिनकी उपभोक्ता की आय बढ़ने से जिनकी मांग बढ़ती है वो सामान्य वस्तु होती है, और उपभोक्ता की आय बढ़ने से जिनकी मांग घट जाती है वो निम्न कोटि की वस्तु होती है, घटिया वस्तु होती है। अब क्योंकि उपभोक्ता की आय बढ़ गई, अब वो घटिया वस्तु प्रयोग नहीं करेगा, उनकी बजाय वो बढ़िया वस्तु प्रयोग करेगा, मतलब सामान्य वस्तु प्रयोग करेगा, और निम्न कोटि और घटिया जो वस्तुएं हैं वो प्रयोग करना छोड़ देगा। सभी स्टूडेंट्स एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि हम इन तत्वों को एक एक करके अध्ययन करेंगे। अर्थात जब हम एक तत्व उपभोक्ता की आय का असर देख रहे हैं तो बाकी सभी को समान मानेंगे। मतलब एक तत्व में परिवर्तन हो रहा है, बाकी सभी में परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये मान्यता हम मान के चलेंगे। जैसे अगला तत्व है रुचि तथा प्राथमिकताएं। उपभोक्ता की किसी भी वस्तु को लेकर उसकी क्या पसंद है, क्या नापसंद है। अगर उसको वो वस्तु पसंद है तो उसकी मांग बढ़ेगी, अगर उसे वो वस्तु पसंद नहीं है तो उसकी मांग नहीं बढ़ेगी। जैसे विभिन्न टूथब्रश हैं आपके पास, टूथपेस्ट हैं, तो आप देखते हो कि जो आपको पसंद है, हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं, तो बहुत सारे हमारे पास
पेस्ट हैं, हम उनमें से जो हमें पसंद होता है वही लेते हैं। अगर हमारे सामने 10 ब्रांड हैं तो हमें जो पसंद है हम वही प्रयोग करते हैं। तो अगर किसी भी वस्तु या सेवा को लेकर हमारी अपनी रुचि, हमारी अपनी पसंद, हमारे रीति रिवाज, बहुत सारे फैक्टर हमें प्रभावित करते हैं, तो उस चीज़ की मांग बढ़ेगी जो हमारी पसंद में आती है। जो हमें पसंद नहीं है उसकी मांग नहीं बढ़ेगी। समय के साथ साथ उपभोक्ता की पसंद नापसंद बदलती रहती है। तो जब वस्तु उसकी जब पसंद में आती है तो उसकी मांग वो बढ़ा देता है, जब उसे वो पसंद नहीं होती तो दूसरी वस्तु प्रयोग करने लग जाता है। तो एक समय में हम एक ही तत्व का असर देखेंगे। जैसे अगला है संभावना। संभावना मतलब भविष्य में कीमतों में क्या परिवर्तन होने वाला है। अगर हमें लगता है भविष्य में कीमतें बढ़ने वाली हैं तो अब चाहे जितनी मर्जी कीमत हो हम उस वस्तु को बहुत ज़्यादा खरीदेंगे। जैसे एक पेट्रोल पंप पे अफवाह उड़ी कि पेट्रोल के दाम कल से बढ़ने वाले हैं, तो तुरंत देखिए कितनी भीड़ लोगों की चली गई पेट्रोल डलवाने के लिए, डीजल डलवाने के लिए। तो संभावना मतलब जैसे ही हमें लगता है कि भविष्य में किसी चीज़ का रेट बढ़ने वाला है, कीमत बढ़ने वाली है, तो हम वर्तमान कीमत भूल जाते हैं और तुरंत वो वस्तु खरीदने के लिए भाग पड़ते हैं। इसी तरह अगर कोई ऐसी अफवाह चले कि किसी भी वस्तु के दाम घटने वाले हैं, कीमत घटने वाली है, तो वर्तमान में चाहे कीमत कम भी क्यों ना हो, लेकिन मार्केट खाली हो जाती है। जैसे इस चित्र में हम देख रहे हैं मार्केट सुनसान है, खाली है, क्योंकि ये अफवाह है, ये संभावना है कि आने वाले समय में कीमतें और कम होने वाली हैं, तो अब कोई नहीं खरीदेगा। तो ये संभावना है जो वो भविष्य में होने वाली कीमत में परिवर्तन है, जो उसकी वजह से मांग पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अगला जो तत्व है जलवायु तथा मौसम। अभी तक हमने जो संभावना तक तत्व देखे वो एक व्यक्ति की मांग को प्रभावित करने वाले थे, व्यक्तिगत मांग फलन। जलवायु और मौसम ये बाजार मांग फलन है, पूरे बाजार की मांग को प्रभावित करता है कि एकदम गर्मी का सीज़न आ गया तो आइसक्रीम की डिमांड बढ़ जाएगी, हर कोई आइसक्रीम के पीछे भागेगा। एकदम बारिश आते ही छाते की डिमांड बढ़ जाएगी, एकदम सर्दी आते ही हमें लगेगा कि एकदम ऊनी कपड़ों की डिमांड बढ़ जाएगी, गर्मी आते ही गर्मी के मौसम में प्रयोग होने वाली चीज़ों की मांग बढ़ जाएगी। तो ये पूरी बाज़ार की मांग को प्रभावित करता है, किसी एक व्यक्ति की बजाय पूरे बाज़ार पर असर होता है। तो इसलिए बाज़ार मांग फलन में आते हैं। इसके बाद जो अगला फैक्टर जो बाज़ार में मांग को प्रभावित करता है, बाज़ार मांग फलन है जो, वो है सरकार की नीतियाँ। सरकार की नीतियों का संबंध है सरकार जो टैक्स लगाती है और जो छूट देती है। अगर सरकार टैक्स बढ़ा देती है तो लोगों को वो चीज़ महंगी हो जाएगी और वो कम खरीदी जाएगी, उसकी डिमांड कम करेंगे। लेकिन अगर सरकार छूट दे देती है, अगर सरकार क्या करती है, अगर सरकार उस पर सब्सिडी दे देती है तो वो वस्तु सस्ती हो जाएगी और उसकी मांग बढ़ जाएगी। तो सरकार की नीतियों का भी बाजार में मांग पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगला महत्वपूर्ण फैक्टर जो पूरे बाजार की मांग को प्रभावित करता है वो है जनसंख्या। जनसंख्या बढ़ते ही बाजार में खुद ही वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि जनसंख्या के लिए हर व्यक्ति को अपनी आवश्यकताएं पूरी करनी पड़ेगी और वस्तु और सेवाएं खरीदनी पड़ेगी, तो इसलिए मांग अपने आप बढ़ जाएगी। हाँ, वो डिपेंड करता है कि जनसंख्या किसकी बढ़ी है। अगर बूढ़ों की बढ़ी है तो उनके प्रयोग की वस्तु बढ़ेंगी, बच्चों की बढ़ी है तो बच्चों के प्रयोग की, महिलाओं की बढ़ी है तो महिलाओं के प्रयोग की। तो जनसंख्या की संरचना किस प्रकार की बढ़ी है, उस वर्ग के लिए वस्तु और सेवाओं की मांग खुद ही बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, महिलाओं की जनसंख्या बढ़ने पर उनके लिए जो वस्तुएं प्रयोग होती है पहले उनकी मांग दिखाई गई है, बढ़ रही है, और फिर बच्चों की जनसंख्या बढ़ने पर बच्चों के खिलौनों की मांग बढ़ रही है। तो जिस वर्ग की जनसंख्या बढ़ रही है उसी के लिए जो वस्तु और सेवाओं की मांग तुरंत बढ़ जाएगी जनसंख्या बढ़ते ही। बाजार की मांग को प्रभावित करने वाला एक और महत्वपूर्ण कारक है आय का वितरण। अर्थात देश में आय का वितरण कैसा है, समान है अथवा असमान है। अर्थात लोगों में आय का बंटवारा लगभग सभी की आय समान है या बहुत अधिक असमानता है। अगर देश में आय का वितरण समान है तो लोगों में प्रतियोगिता होने की वजह से मांग बहुत ज़्यादा बढ़ेगी वस्तु और सेवाओं की। लेकिन अगर आय का वितरण असमान है, थोड़े से लोग अमीर हैं बाकी सारे गरीब हैं, फिर कोई गरीब व्यक्ति ज़्यादा प्रतियोगिता नहीं कर सकता, तो फिर जो वस्तु और सेवाओं की मांग है वो कम ही रहेगी। तो आय के वितरण समान होने से जो बाज़ार में है वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ेगी, असमान होने से नहीं बढ़ेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी मांग। क्योंकि ज़्यादातर लोग अगर निर्धन हैं बेचारे, वो अपनी आवश्यकताएं ही नहीं पूरी कर पाएंगे तो बहुत ज़्यादा मांग कैसे करेंगे। तो अगर आय का वितरण समान है तो बाज़ार मांग बहुत बढ़ जाएगी, अगर आय का वितरण असमान है तो फिर इतनी ज़्यादा
बाज़ार मांग नहीं बढ़ेगी। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में यहीं तक। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि आपको ऐसे ही अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद।